तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर अगर अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है या अल्टरनेटिंग फील्ड जो है वो अप्लाई कर दें तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में किस तरह के चेंजेस आते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा उस डायरेक्शन में डाइपोल्स जो हैं, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके डाइपोल्स जो हैं वो उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। और अगर हम फील्ड को रिवर्स करेंगे तो डाइपोल्स जो हैं, जैसा आप फिगर में देख रहे हो, वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो अगर हम अल्टरनेटिंग फील्ड जो है अगर अप्लाई करेंगे हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर, तो जब एक डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में फील्ड होगा तो वो उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, और जैसे ही फील्ड चेंज होगा नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, डाइपोल नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज हो जाएंगे। तो होगा क्या कि जो डाइपोल्स हैं उन फील्ड के अकॉर्डिंग ये अपने आप को रीओरिएंट करेंगे, और इसी रीओरिएंटेशन की वजह से जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में चेंजेस आएंगे उनकी स्टडी हम करेंगे। तो जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं, अल्टरनेटिंग फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जब पॉजिटिव डायरेक्शन में फील्ड होता है, मॉलिक्यूल उस डायरेक्शन में अलाइन हुआ। सपोज यहां हम एक ये डायग्राम से समझ सकते हैं, बताना पड़ेगा तो वही पेन का। सपोज ये हमारा डाइपोल है, ठीक, और हमने इसको फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो ये इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। और जब फील्ड रिवर्स होगा तो ये यहां से फिर दूसरी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो जब भी मॉलिक्यूल पहले इस डायरेक्शन में अलाइन हुआ, फिर इस डायरेक्शन में अलाइन हुआ, फिर वापस अगर हम फील्ड को रिमूव करें तो वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी कंप्लीट एक साइकिल में मॉलिक्यूल पहले अलाइन होगा फील्ड की डायरेक्शन में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगा, फिर वापस नॉर्मल डायरेक्शन में आ जाएगा। और इसमें जो है एक साइकिल को कंप्लीट करने में वो कुछ टाइम लेगा। इस टाइम को, जो टाइम उसने फील्ड के अकॉर्डिंग रोटेट होकर रीओरिएंट होने में लिया, इस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का रेसिप्रोकल जो होता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी। तो जब भी हम फील्ड अप्लाई करते हैं, टोटल पोलराइजेशन जो होता है, मींस इलेक्ट्रॉनिक, आयनिक एंड ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन जो होता है, ये क्योंकि ये तीनों ही पोलराइजेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो ये तीनों ही पोलराइजेशन इस फील्ड के वेरिएशन को फॉलो करेंगे। क्योंकि तीनों ही फ्रीक्वेंसी, रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है, तो तीनों ही फ्रीक्वेंसी को फॉलो करते हैं, तीनों पोलराइजेशन। तो टोटल पोलराइजेशन जो है वो जो अल्टरनेटिंग फील्ड की फ्रीक्वेंसी है उसको फॉलो करेगा। अगर किसी भी पोलराइजेशन से फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी किसी पोलराइजेशन की कम है और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है, तो वो पर्टिकुलर पोलराइजेशन उसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक वो उसके डायरेक्शन में अलाइन होगा, फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगा, तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो पूरी तरह से मटेरियल पोलराइज ही नहीं हो पाएगा। तो जब तक
हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इन तीनों पोलराइजेशन की फ्रीक्वेंसी की रेंज में होगी, तब तक तो ये पोलराइजेशन होगा, वो पर्टिकुलर पोलराइजेशन होंगे। लेकिन अगर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर जो पोलराइजेशन है उसकी जो रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो जो है मटेरियल वो पर्टिकुलर पोलराइजेशन को फॉलो नहीं करेगा। और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी फिर चेंज हो जाती है। तो चलिए इसको हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज में इस अगले कर्व से समझ सकते हैं। ये हमारा कर्व है जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज जो है उसमें वेरिएशन जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का उसे दिखा रहा है। तो अगर हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज पर बात करें, तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज अगर देखें तो हमारी जो लोअर रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो लोअर साइड है, ये आप देख रहे हैं 10⁴ जो है यहाँ नीचे। तो आप देख रहे हैं कि ये कर्व जो है इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, यानी जो मटेरियल है लो फ्रीक्वेंसी के केस में तीनों ही तरह का पोलराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, आयनिक पोलराइजेशन एंड ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, तीनों ही तरह का पोलराइजेशन जो है वो फॉलो करता है। तो लो फ्रीक्वेंसी रेंज में डाइट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, हाई होती है। लेकिन जैसे ही हम अपनी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो इंक्रीज करते हैं और वो रेडियो वेव एंड से माइक्रोवेव रीजन में लेकर जाते हैं हम, यानी अगर आप देखें तो 10⁻⁴ लगभग जो है 5 के आसपास से, और जो है 10⁻⁹ के आसपास अगर हम लेकर जाएं तो देखने में ये आता है कि जो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन है ये फील्ड रिवर्सल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं ये ग्राफ यहाँ पर जाकर सीज हो गया, तो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन जो है ये खत्म हो जाता है, ये फील्ड रिवर्सल को फॉलो नहीं करता। तो मटेरियल जो है उस केस में, किस केस में, मीन्स इंफ्रारेड से, रेडियो वेव से और माइक्रोवेव के रीजन में ये ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन जो है ये फील्ड रिवर्सल को फॉलो नहीं करता। मटेरियल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और आयनिक पोलराइजेशन जो है उसको शो करता है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी रेंज को और बढ़ाएं और उसको इंफ्रारेड से विजिबल रीजन में ले जाएं, तो इंफ्रारेड रीजन में देखने में ये आता है कि जो पोलराइजेशन है, जो आयनिक पोलराइजेशन है, ये आयनिक पोलराइजेशन भी काम करना बंद कर देता है। ठीक, मीन्स इंफ्रारेड रीजन में ये यहाँ पर जो आपके आ गया 10⁻11 के आसपास जो है, 10⁻11 से अगर आप देखें ये जो रीजन है, तो यहाँ पर जो है आपका आयनिक पोलराइजेशन भी काम करना बंद कर देता है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन होता है, यानी ओरिएंटेशनल भी नहीं काम करता, फिर वहां आयनिक पोलराइजेशन भी काम नहीं करता। तो इंफ्रारेड से विजिबल रीजन जो है, इंफ्रारेड से विजिबल रीजन के बीच में आयनिक पोलराइजेशन जो है वो काम नहीं करता, सिर्फ आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन देखने में आता है। तो अब इससे क्या होगा कि उसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो और ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो विजिबल रीजन में देखने में ये आता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल है यानी n, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोपोर्शनल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और इस केस में इलेक्ट्रो आयनिक और ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन ये अपना रोल प्ले नहीं करते हैं टोटल पोलराइजेशन में, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन ही अपना रोल प्ले करता है, ओरिएंटेशनल और आयनिक ये अपना रोल प्ले नहीं करते। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ाते हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में ले जाएं, तो अल्ट्रावायलेट रीजन में देखने में ये आता है कि फिर आयनिक पोलराइजेबिलिटी भी अपना रोल बंद कर देती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन भी
कोई रोल टोटल पोलराइजेशन में नहीं प्ले करता, यानी तीनों ही तरह के पोलराइजेशन अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि उस केस में जो फील्ड रिवर्सल है वो बहुत तेजी से होता है, तो कोई भी डाइपोल जो है वो इस फील्ड रिवर्सल को फॉलो नहीं कर पाता। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो मटेरियल है वो इनएक्टिव पड़ा रहता है, ऐसे लगता है जैसे वहां कोई मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, कोई एटम है ही नहीं, कोई डाइपोल्स है ही नहीं। मतलब एक तरह से वैक्यूम की तरह से मटेरियल बिहेव करता है। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और वो इक्वल्स टू 1 की तरह से काम करती है, जैसा कि वैक्यूम और एयर के केस में होता है, ठीक है, जैसे वहां कोई एटम है ही। तो इस तरह से ये देखने में आता है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड फील्ड की या इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज जो है वो डिक्रीज करती चली जाती है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी के ऊपर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है। तो ये था आपके फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल।